2025-26 के लिए केंद्र बजट पेश हो चुका है, जिसके बाद अब राज्य सरकारें अपना बजट लाने जा रही हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में फरवरी महीने में बजट सत्र होगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में इस बार का बजट कैसा होगा, इसको लेकर एचएनएन ने वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल से खास बातचीत की है। केंद्रीय बजट आ चुका है और अब बारी प्रदेशों के बजट की है। उत्तराखंड में भी बजट सत्र होना है। इन विषयों को लेकर के बातचीत करेंगे। हमारे साथ उत्तराखंड सरकार में वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे साथ है। सर, केंद्रीय बजट आ चुका है। अगर केंद्रीय बजट की बात की जाए तो उत्तराखंड के लिए कितना खास ये बजट है? देखिए, सबसे पहले तो मैं केंद्रीय वित्त मंत्री जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष अभिनंदन कर रहा हूँ, जिनके मार्गदर्शन में एक बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही संतुलित, समावेशी, सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी, विकासोन्मुख बजट उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, उनके मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया। अब देखिए, इस हर क्षेत्र, हर वर्ग को इसमें साधने का काम किया है। कृषि के क्षेत्र में बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें, रक्षा के क्षेत्र में कितना बड़ा इजाफा उसमें बजट में उनके लिए किया गया है। और यदि हम लोग कृषि की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि ये हमारा कृषि प्रधान देश है। इसमें एग्री प्रोग्राम जो लागू होगा, जब शुरू होगा, इसमें 2.25 करोड़ किसान इसमें लाभान्वित होंगे। और ऐसी ही उन्होंने जो है धन धान्य कृषि योजना भी लाई है, जो देश भर के 100 जिलों में ये शुरू होगी। तो यानी किसान उससे भी लाभान्वित होंगे। ऐसी दाल के लिए एक नीति लाने का काम किया, कॉटन के लिए एक बड़ा काम किया है। यदि बिहार में मखाना ज़्यादा होता है, उसके लिए मखाना नीति, मखाना बोर्ड बनाने का काम किया है। तो इसी प्रकार से काम का। पर्यटन की यदि मैं बात करूं तो आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जो, जैसे मैं, हमारा उत्तराखंड ही है, यहाँ जैसे आपने कहा उत्तराखंड में क्या होगा, तो अब ये देखिए कि यहाँ पे पूरे देश में 50 टूरिज्म केंद्र खुलेंगे, तो उसमें हमारे को लाभ मिलेगा। यदि मैं बात करूं चिकित्सा पर्यटन की, उसमें 20,000 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया है, तो उसमें हमें लाभ मिलेगा। पर्यटन दृष्टि से हम लोग पूरे देश भर में जाने जाते हैं। 125 शहरों के लिए यहाँ उड़ान योजना को, हवाई उड़ान योजना को, इसमें उसके लिए प्रोविज़न किया, तो हम उसमें कहीं ना कहीं जुड़ेंगे। तो ऐसी एक जो बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, जहाँ तक आपने हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जितनी ये चीज़ें आई है, जो भी प्रोविज़न हुए हैं, उसमें हमारे उत्तराखंड तो कहीं ना कहीं जुड़ ही रहा है, आ ही रहा है। अब जैसे 12 लाख रुपए उन्होंने इनकम टैक्स को फ्री किया है, 7 लाख से 12 लाख रुपए किया है। अब आप देखिए कि कितना बड़ा काम किया कि 1 लाख, 2 लाख इतना कभी बढ़ता था, तो 5 लाख का इजाफा कोई छोटी ये राहत नहीं है हमारे, चाहे वो वेतनभोगी हों, चाहे वो जो अन्य लोग भी हों, जो 12 लाख रुपए वार्षिक जिनकी इनकम होती है। तो मेरे प्रदेश में कितने सारे लोग उसमें जुड़ेंगे, मेरे प्रदेश को क्यों नहीं उसमें लाभ होगा। और यदि माना जो हमारे यहाँ आंगनबाड़ी पोषण के लिए 8 करोड़ रुपए का लोन का जो इन्होंने प्रावधान किया, क्या उसमें हमारे लोगों को लाभ नहीं होगा? जब हमारे यहाँ बुजुर्गों के लिए टीडीएस को जो की सीमा जो है दोगुनी की गई, तो स्वाभाविक रूप से हमें उसमें लाभ होगा। यानी कि जितने भी, अब इसमें देखिए कि हर जिले में कैंसर यूनिट लगाने का काम हो रहा है, तो हमारे सभी जिले लाभान्वित होंगे, आच्छादित होंगे। और 36 जीवन रक्षक दवाइयों को टैक्स फ्री किया है, स्वाभाविक रूप से हमें उसका लाभ होगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इन सब चीज़ों को जो केंद्र की हैं, और फिर हमारे केंद्र प्रस्तुत योजना में उसका लाभ हो रहा है। और इसी हमारे बजट में 444 करोड़ का सीधा फ़ायदा जो हमारा टैक्स का हमें मिलता है, उसका और इजाफा हमें हो रहा है। तो सीधा लाभ हमें हो गया। हमने जब मांग की थी, जब मैं जैसलमेर में अपनी बात रखी थी, कुछ बिंदु हमने रखे थे, तो उसमें हमने कहा था, साहब हमारे यहाँ जल जीवन मिशन पूरे पहाड़ में आज भी जो है बहुत उस गति से नहीं आगे बढ़ पाया, जिसको हम लोग कहते थे कि समय पे हम पूरा कर लेंगे। अब आप देखिए, पहाड़ की 3 मूलभूत समस्या मैं कहता हूँ, या तो सभी के लिए मैं कह सकता हूँ कि पानी, बिजली, सड़क। तो सड़क हमारे यहाँ बहुत अच्छी है, माननीय केंद्र के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके मार्गदर्शन में जो सरकार है। और यदि मैं बिजली की बात करूँ, सौभाग्य योजना आज पूरे प्रदेश में, जहाँ पहले गाँव में बिजली नहीं थी, आज सब जगह बिजली उत्तराखंड में लगभग है। ऐसी स्थिति में जल जीवन मिशन ने हर घर में जो पानी भेजने की योजना जो लाए थे, उसकी मियाद ख़त्म हो रही थी 2025 मार्च में। और मैंने आग्रह किया जैसलमेर में कि साहब इसकी समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए, और मुझे खुशी है इस बात की 2028 तक उसे करने का काम किया। यानी कि हमारे को हर घर में जल भेजने का काम हम लोग इस दौरान कर लेंगे। और उससे बड़ी बात क्या है, जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी का मैंने रखी थी, बहुत बड़ा हमारा को लाभ हो रहा है कि उसमें 5 सेंटर देश भर में खोलने का जो है
इसमें निर्णय लिया गया है। तो मेरी मांग ही कहें या मेरी उत्तराखंड की मांग कहें, ये इस प्रकार से जब ये स्वीकार हो रही है तो स्वाभाविक रूप से यदि मांग भी हम उठा रहे हैं, मैं नहीं उनको उस प्रकार का, ये जो पत्र मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये मैंने उस टाइम पे दिया था। और आप ये देखिए कि इसमें कहीं ना कहीं लाभ हमें मिला है, हमारी मांग को माना गया है, तो स्वाभाविक रूप से एक सेंटर को जरूर हमें उत्तराखंड को मिलेगा। तो इसका कितना लाभ हमारे क्षेत्र को होगा, विकास की दृष्टि से, आगे आने वाली योजनाओं की दृष्टि से और पर्यटन की दृष्टि से। तो कुल मिला के ये बजट भी हमारे प्रदेश के लिए हितकर है, और जो हमारी केंद्र पोषित योजना है उसमें भी इजाफा कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के लिए होगा। तो मैं इसके लिए फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और हमारे उत्तराखंड के लिए जो इनके मन में भाव रहता है, मैं बहुत उसके लिए उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि हम लोग तो हमेशा एक बात कहा करते हैं कि मोदी जी के दिल में उत्तराखंड है, उत्तराखंड वासियों के दिल में मोदी जी हैं। तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने है। सर, अब उत्तराखंड का बजट सत्र भी होना है और उत्तराखंड का अपना बजट भी आना है 15 फरवरी के बाद जो बजट आएगा, तो ऐसे में किस तरीके का बजट इस बार उत्तराखंड के लिए सरकार लाने जा रही है? ये स्वाभाविक रूप से हम लोग उत्तराखंड के हित में, उत्तराखंड वासियों के लिए बजट लाएंगे। आप जानते हैं कि अब केंद्र का बजट आ गया है तो हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। कुछ नई नीति आती है या नई योजना है तो उसको हम लोग मद्देनजर रखते ही है। और वैसे भी हम लोग अपने प्रदेशवासियों से, जब से ये सरकार हमारी सत्ता में आई है माननीय धामी साहब की, उनके मार्गदर्शन में हम बजट बनाते हैं। और हमने एक परंपरा शुरू की है कि हम तमाम प्रदेशवासियों से व्हाट्सएप, ट्विटर, अन्य माध्यमों से उनके सुझाव मांगते हैं। बताइए कि आपका बजट कैसा होना चाहिए, उसमें क्या कुछ होना चाहिए, क्या प्रोविज़न होनी चाहिए। या यूँ कहिए कि हम लोग संवाद करते हैं तमाम स्टेक होल्डर से, सब काम चल रहा है, सब काम हो रहे हैं। अभी हाल ही आपने देखा होगा 31 जनवरी को मैंने तमाम स्टेक होल्डर से, वो पर्यटन से संबंधित होंगे, होटल व्यवसायी होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, महिला होंगी, व्यवसायी होंगे, या कृषि के क्षेत्र से होंगे, उद्यान के क्षेत्र से होंगे और शिक्षा के क्षेत्र से होंगे, इन सब के साथ ऐसे 10 विभिन्न क्षेत्रों के साथ पूरे प्रदेश भर के हितधारकों से मैंने बैठक की है, सुझाव लिए हैं। कुछ लोगों ने अपने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, तो उनको हम इसमें समाहित करेंगे। तो हमारा तो मंतव्य ये है कि हम अपने प्रदेश के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, और हमारा तो एक मूल मंत्र यही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र के साथ हम अपना बजट प्रस्तुत करने वाले हैं। और आपने देखा होगा पिछली बार हमने ज्ञान, GYAN, जीव फॉर गरीब, Y फॉर युवा और A फॉर अन्नदाता, N फॉर नारी, यानी इन 4 स्तंभों पे हमने बजट प्रस्तुत किया। इस बार भी केंद्र में भी उसका उल्लेख है और इस बार भी हम उसमें कहीं ना कहीं उसको फोकस करेंगे, यानी सभी क्षेत्रों को उसमें लाभान्वित करने का काम करेंगे। सर, अच्छा बात कीजिए प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 ऐसे सेक्टर हैं जिनमें क्षेत्र हैं जिनमें संसाधनों की कमी से लगातार प्रदेश को जूझना भी पड़ता है। खास तौर पर अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए, जनपदों की बात की जाए, तो क्या इसके लिए भी कुछ विशेष प्रावधान बजट में रखे जाएंगे? नहीं, हम लोग हमेशा करते हैं। देखिए, विभागों से हम लोग उनकी अपेक्षा अनुरूप हम लोग बजट में प्रावधान करते हैं, और साल भर में उनको हमने क्या बजट इससे पहले दिया, क्या उन पे उनकी गति रही या उन्होंने कितना खर्च किया, ये भी हम उसमें देखते हैं। और कोशिश करते हैं कि हर जो विभाग हैं उनको हम ठीक ठाक बजट दें। शिक्षा और चिकित्सा तो बहुत बड़ा हमारा खासकर पहाड़ के लिए आवश्यक लगता है, और उसमें हम लोग उसमें करते ही हैं। और इसीलिए आज मैं कह सकता हूं कि जो पहले कभी हमारी शिक्षा की स्थिति, चिकित्सा की स्थिति पूरे प्रदेश भर में खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में अच्छी नहीं थी, आज तो उसमें बहुत सुधार आया है। और आप देखिए इसी केंद्रीय बजट में यदि उन्होंने कहा कि 13 हमारे यहाँ मान लिया जनपद हैं, हर जनपद में कैंसर सेंटर होंगे, तो हमारे को तो लाभ उससे भी मिल रहा है। 75,000 सीटें उन्होंने MBBS की बढ़ाई है पूरे देश भर में, हमारे लोगों को लाभ मिलेगा। और बच्चे जो MBBS होके आएंगे, डॉक्टर्स हमारे यहाँ भी पहुँचेंगे। यानी कि शिक्षा का, चिकित्सा के क्षेत्र में जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ हमारे सेंटर से भी लाभ होने वाला है। तो हम लोग इसके लिए भी प्रावधान ठीक ठाक करते हैं, और वैसे भी आप जानिए कि हम हमेशा इस पे हमारा फोकस भी रहता है। जी सर, अगर बात की जाए, जब भी सत्र होता है एक बात लगातार उठती है राजधानी को लेकर, स्थायी राजधानी को लेकर। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है, देहरादून अस्थायी राजधानी है। क्या इसको लेकर भी सरकार इस सत्र में कुछ फैसला लेने जा रही है कि इस सत्र में कुछ इसको लेकर के प्रावधान आ सकते हैं? नहीं, देखिए अभी ये एक ऐसा मुद्दा है कि जो जिसमें मैं कह सकता हूँ, चाहे वो हमारे आंदोलनकारी हों, चाहे स्थानीय जनता हो, चाहे हमारे राजनीतिक दल हो, ये एक ऐसा मुद्दा है कि जिस पे
उस सत्र में बहुत जल्दी में फैसला नहीं लिया जा सकता। सबके साथ बैठ के सबसे चर्चा करके ही इसका हल निकल सकता है। तो ये बहुत आसान भी नहीं है। और ये हम लोग हमारा, अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है, 25 साल आज इस प्रदेश को बने हो गया। और ये भी आप जानते हैं, एक बार सरकार कांग्रेस की, फिर भाजपा, एक बार कांग्रेस फिर भाजपा, इस बार दूसरी बार हमारी भाजपा आई है। यानी 2 मौके तो कांग्रेस को भी मिले हैं, लेकिन कभी राजधानी के बारे में कोई चिंता कांग्रेस ने तो की नहीं। लेकिन हमारी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की कि हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी उस गैरसैंण को हमने घोषित किया है। उसके डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हर बड़ा फंक्शन हम वहाँ करने का काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है, उसका स्थान अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन इस वाले मुद्दे पे, स्थायी राजधानी वाले मुद्दे पे सबसे बैठ के इसमें चर्चा की जाएगी। बहुत आसान भी नहीं है कि इसको हम लोग तुरंत इस पर लागू करें। सभी से बैठ के जो निष्कर्ष निकले उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई होगी। धन्यवाद सर। तो ये तो हमारे साथ वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल जी, और बजट्स को लेकर हमने इनसे बातचीत की है। और इस बार का बजट इन्होंने कहा है कि सभी क्षेत्रों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक बजट जो है इस बार आने वाला है। तो ऐसे में सभी को से सुझाव भी लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में इस बार उत्तराखंड का बजट कैसा रहेगा, किस तरीके का बजट आता है, यह चीज़ें देखने वाली होंगी। अपने सहयोगी अनिमेश सजवान के साथ मैं अरुण सैनिया, चैनल 24/7 देहरादून।